नमस्कार साथियों। जागृति ने बड़े ही उत्साहित होकर पति के ऑफिस से आते ही पूछा, दिनेश आज सब्जी कैसी बनी थी? लेकिन दिनेश ने कुछ जवाब नहीं दिया। जागृति ने एक बार फिर से पूछा कि दिनेश बताइए ना, आज सब्जी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तभी अचानक से दिनेश तमतमाकर बोला, अरे सांस भी लेने दोगी या नहीं? घर में आए थोड़ी देर भी नहीं हुई है कि तुमने अपनी बड़बड़ शुरू कर दी कि सब्जी कैसी बनी, सब्जी कैसी बनी। तो लो सुनो, एकदम बेकार बनी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एक पैसे की भी नहीं थी। अरे मैंने ये क्या कह दिया कि थोड़ा ढंग का खाना बनाया करो, तो तुमने तो पूरी सब्जी में तेल मसाला ही भर दिया। तभी जागृति बोल पड़ी, अरे वह आपने ही तो। हाँ क्या क्या मैंने क्या? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि टिफिन में क्या दिया है? अगर मुझे पता रहता तो मैं लेकर जाता ही नहीं इतना सारा ऑयली खाना। आइंदा कुछ भी टिफिन में देने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया करो, समझी ना तुम? बैग से टिफिन बॉक्स निकालकर वहीं सोफे पर फेंकते हुए दिनेश ने उसे इस बात के लिए बहुत सारी बातें सुना दी। दिनेश की बातें सुनकर जागृति का चेहरा एकदम से उतर गया। उसे दिनेश से ऐसे व्यवहार की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। कल जब दिनेश ने कहा था कि क्या सादा उबला खाना हुआ देती हो, टिफिन में देखकर ही खाने का मन नहीं करता, थोड़ा तो ढंग का बनाया करो। तब कितने जतन से बेचारी रात में सारी तैयारी करके सुबह 5 बजे से उसने दिनेश की पसंद का कटहल का कोफ्ता और पराठे बनाए थे और दिनेश को नहीं बताया था, ताकि वह जब टिफिन खोले और खाना देखकर एकदम से सरप्राइज हो जाए। पूरा दिन मन ही मन खुश हो रही थी बेचारी। सासू माँ को बता रही थी, मम्मी आज देखिएगा पक्का दिनेश कॉल करेंगे कि ऐसे टिफिन बनाया करो, बहुत अच्छा टिफिन बनाया है आज तुमने। इसलिए तो मैंने थोड़ी सी सब्जी बचाकर भी रख दी है, ताकि वह घर आने के बाद भी खा सके। अक्सर ऐसा होता था कि जब कभी टिफिन में अच्छी सब्जी दो तो दिनेश फोन कर देता कि थोड़ा बचा कर रख देना, मैं आकर भी खा लूंगा। लेकिन दिनेश का रवैया देखकर जागृति खुद ही सरप्राइज थी। वह बिना कुछ बोले टिफिन बॉक्स लेकर रसोई में चुपचाप चली गई और चाय बनाकर ले आई। तभी दिनेश बोला, अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है या फिर घर में बैठे बैठे सब कुछ भूल गई हो? अभी फ्रेश भी नहीं हुआ हूं और तुमने चाय का कप लाकर रख दिया। तुम्हें कहीं जाना है क्या, या फिर मोबाइल या टीवी देखने के लिए देर हो रही है? जागृति ने धीरे से कहा कि आप थके हैं, यही सोचकर तो अदरक वाली बढ़िया सी चाय बनाकर लाई हूं। हाँ ले आई तो क्या मेरे ऊपर एहसान कर दिया? अरे इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? थोड़ा धीरे बोलिए ना, मम्मी सुनेगी तो क्या सोचेगी? तभी दिनेश ने कहा, वह तुम सोचो और थोड़ा शर्म करो कि उनके सामने उनके बेटे का तुम कितना ख्याल रख रही हो। जाओ थोड़ा सीखो मेरी माँ से, किस तरह उन्होंने अपनी गृहस्थी चलाई है। हम 3 भाई बहनों को पाला है। पापा के काफी सख्त स्वभाव के बावजूद भी कभी कोई शिकायत नहीं की उन्होंने। तुम तो एक बच्चे में परेशान रहती हो, ऊपर से घर के कामकाज के लिए काम वाली है तो भी इस तरह से काम करती हो। बेमतलब की बात बढ़ते हुए देखकर जागृति चुपचाप वहां से खिसक गई। दिनेश वहीं सोफे पर बैठकर चाय पीने लगा। अपने कमरे में बैठी दिनेश की माँ रुक्मणी जी बेटे और बहू की सारी बातें सुन रही थी। उनकी माँ रुक्मणी हफ्ते भर पहले ही यहाँ आई थी। बहू ने कुछ महीने पहले ही एक बेटे को जन्म दिया है, तब से वह मैटरनिटी लीव पर थी। अब छुट्टियां खत्म हो रही है तो दोनों ने माँ को आने के लिए कहा, लेकिन जब से आई हूँ रोज कुछ ना कुछ इसी तरह का नजारा देखने और सुनने को मिलता है। आज मन हुआ कि एक बार जाकर बेटे को समझाऊं, लेकिन वो इतने गुस्से में था कि जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद कमरे से निकली तो देखा जागृति सिर झुकाए बैठी थी। बहू क्या हुआ है, सिर में दर्द है क्या? रुक्मणी जी ने जैसे ही पूछा तो जागृति ने और भी सिर झुका लिया। नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ। फिर सिर झुकाकर क्यों बैठी हो? बोलते हुए सासू माँ ने उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई तो उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी। अरे तुम तो रो रही हो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
कुछ नहीं हुआ माँ जी। अरे भला यह भी कोई बात हुई? माँ भी कहती हो और बताती भी नहीं। बताओ ना क्या हुआ? दिनेश ने कुछ कहा क्या? सासू माँ के इतना पूछते ही उसकी सिसकियां निकल गई और बोली, माँ जी शादी के 3 साल बाद भी मैं उन्हें नहीं समझ पाई। पता नहीं आखिर क्या चाहते हैं वो। सब कुछ उनके अनुसार ही करती हूँ, फिर भी कोई ना कोई गलती ढूंढ निकालते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तो खुश रहते हैं और प्यार से बातें करते हैं, नहीं तो ऐसे झिड़क देते हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। कल आपके सामने ही उन्होंने कहा था ना कि थोड़ा अच्छा खाना बनाया करो, इसलिए मैंने उनकी पसंद की सब्जी बनाई थी। अब उसके लिए गुस्सा कर रहे हैं कि बहुत तेल था सब्जी में, सब्जी ऑयली थी। अच्छा उस बात को छोड़, अभी अभी काम से आया है, थका हारा हुआ है। हाँ हाँ समझ गई, वह थके हैं, लेकिन यह उनकी एक दिन की आदत नहीं है। मैं शुरू से ही देखती आ रही हूँ। अपना मन हो तो तभी ढंग से बात करेंगे, पास भी नहीं आएंगे और इसी तरह से हमेशा चिढ़ते रहते हैं। अभी तुम इस बात की चिंता छोड़ो और रोना बंद करो। तू ऐसे रोएगी तो उसका असर बच्चे पर भी होगा, बच्चा छोटा है अभी। रुक्मणी जी ने बहू के आंसू पोंछते हुए यह सब बातें कही। जागृति उठकर जाने लगी तो रुक्मणी जी ने एक बार फिर बुलाया कि बहू आज तू रहने दे, मैं खाना बना देती हूँ। जागृति ने मना किया तो भी वह नहीं मानी। इधर दिनेश ने जब अपनी माँ को रसोई में देखा तो तुरंत रसोई में आ गया और बोला, माँ क्या जरूरत है आपको रसोई में आने की? अब क्या वह खाना भी नहीं बना सकती? हाँ हाँ क्यों नहीं बना सकती, वही तो बनाती है हमेशा। आज मेरा मन हुआ खाना बनाने का तो मैं बना रही हूँ, क्या हो गया इसमें? अरे माँ आप नहीं जानती, यही एक दिन भारी पड़ जाएगा। वह एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। 3 लोगों का काम भी उससे नहीं होता। जरा उसको भी अपना तौर तरीका सिखा दीजिए, जिससे वह भी अपनी घर गृहस्थी संभालना सीख जाए। अरे हाँ हाँ सब सिखा दूंगी, तू पहले यहाँ बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए माँ, क्या बात करनी है आपको? सबसे पहले तू यह बता कि तुम्हारा सब कामकाज ठीक ठाक चल रहा है? मेरा मतलब कोई परेशानी है, शारीरिक मानसिक या आर्थिक? नहीं माँ बिल्कुल नहीं, मैं एकदम बढ़िया हूँ। फिर तुम्हारी परेशानी क्या है बेटा? अरे माँ आप क्या बोल रही हो, क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा यही कि जब कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो क्या तुम खुशी खुशी परिवार में नहीं रह सकते? अरे माँ हम खुशी से ही तो रह रहे हैं। क्या हुआ, आपको जागृति ने कुछ कहा क्या? मैं जानता था वह 1 में 2 मिलाकर बताएगी तुमको। अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उसने कुछ नहीं कहा और वैसे भी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो व्यवहार और रवैया है वह अपने आप सब कुछ बता रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें किस बात का घमंड और अहंकार है, एक पुरुष होने का, पति होने का, या फिर अच्छी कमाई करने का? माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा मैंने कभी तेरा दिल दुखाया क्या? जरूरी नहीं कि तुम मुंह खोलकर कुछ बोलो तभी दिल दुखेगा। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से अक्सर तुम्हें हर छोटी छोटी बातों पर बहू के ऊपर चीखते और चिल्लाते हुए देखती हूँ। क्यों? तुम प्रेम से भी तो बात कर सकते हो। बेटा तुम दोनों पति पत्नी हो, जीवन साथी एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें मिलकर किया करो। माँ आप मेरा स्वभाव तो जानती हैं, बचपन से ही मैं ऐसा हूँ। जब आज तक मेरा स्वभाव चेंज नहीं हुआ तो अब भला कैसे चेंज होगा? लेकिन अब चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ सकती है। माँ क्या मुश्किलें बढ़ेगी मेरी? पापा भी तो ऐसे ही थे, आपने कैसे सब कुछ मैनेज कर लिया? अरे वही तो मैं कहना चाह रही हूँ बेटा, मैंने जो सहा वो मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा अपने आप में सुधार लाओ। तुम्हारे पापा के इसी स्वभाव की वजह से ही कभी हमारा भावनात्मक लगाव नहीं हुआ। भले हमारे शरीर मिले लेकिन मन कभी नहीं मिले, इसलिए तो उनके जाने के बाद भी मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके रहते हुए भी मैं अकेली थी और अब भी मैं अकेली ही हूँ। मैं अपनी तरफ से हर वह कोशिश करती थी कि मैं तुम्हारे पापा को शिकायत का एक मौका भी न दूं, लेकिन फिर भी
कुछ ना कुछ उनकी शिकायतें हमेशा रहती ही थी। रोज छोटी छोटी बातों को लेकर चीखना चिल्लाना, धौंस जमाना, हर निर्णय खुद लेना, सारा काम अपने मुताबिक करवाना। आखिर मैं खुद को उनके अनुसार ढाल लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, घरेलू महिला हूँ। शायद इसलिए उनका व्यवहार ऐसा हो। इसलिए तो जब तुमने मुझे जागृति से मिलवाया था तो मैंने एक बार में ही हाँ भर दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम दोनों पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी तक में बराबर रहोगे तो दोनों अच्छे से रहोगे, तुम्हारी दोनों की अच्छी बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर भी पुरुष वाला अहंकार आ गया। बेटा, एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आ जाती है, यहाँ तक कि अपना नाम और पहचान भी, खुद को नए परिवार के अनुसार ढाल लेती है। और बदले में क्या चाहती है? बस थोड़ा प्यार और मान सम्मान। तो बेटा, यह बात गांठ बांध लो कि पत्नी सुख दुख की साथी होती है, कोई खिलौना या फिर मनोरंजन की वस्तु नहीं, जो जब जी में आया मन बहला लिया और नहीं तो ठुकरा दिया। बेटा, तुम ही बताओ, आखिर वह तुमसे किस चीज में कम है? पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, घर संभालना जानती है। अगर कम भी रहेगी तो क्या तुम इस तरह अपनी पत्नी से व्यवहार करोगे? बेटा, गृहस्थी की नींव जब पति पत्नी साथ हों तभी मजबूत होती है, वरना इसे गिरते हुए देर नहीं लगती। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हर चीज के लिए पति के भरोसे थी। शायद इसलिए न चाहते हुए भी तुम्हारे पापा के साथ जीवन गुजार दिया मैंने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल की कोई भी लड़कियां, खासकर वो जो आत्मनिर्भर है, वह तुम जैसे अहंकारी इंसान के साथ रहना पसंद भी करेगी। इसलिए बोल रही हूं बेटा, इससे पहले कि देर हो जाए, तुम्हें पछतावा हो, बेहतर होगा कि थोड़ा अपने आप में सुधार लाओ, अपने आप को बदलो। यह सब बोलकर रुक्मणी जी चुप हो गई। रसोई में कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। बस बेटा, मुझे तुमसे यही बात करनी थी, अगर ठीक लगे तो एक कोशिश जरूर करना। बोलकर रुक्मणी जी आटा गूंथने लग गई। दिनेश बिना कुछ बोले ही रसोई से बाहर निकलकर कॉरिडोर में जाकर घूमने लगा। कुछ देर सोचने के बाद रसोई में भागकर वापस आया और बोला कि माँ, आप यहाँ बैठकर सब बताती जाओ, आज सब्जी मैं बनाता हूँ, और हाँ, आप बैठकर रोटियां बेलकर मुझे देती रहो, मैं सेकता रहूंगा। रसोई में दिनेश को देखकर जागृति को बड़ा अचंभा हुआ। कुछ बोलने लगी कि सासू माँ ने चुप रहने का इशारा किया। खाना बनाने के बाद माँ और पत्नी दोनों को खुद परोस कर खिलाया और बोला, माँ और जागृति, आज तक मुझसे जो भी गलती हुई और जो भी भूल हुई उसे माफ कर दीजिए। आगे से मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, मैंने दोनों कान भी पकड़ लिए, हम दोनों तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन हाँ, बदले में तुम्हें इसी तरह से खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। इतना कहकर माँ और जागृति हंसने लगी और फिर बोली, अरे रोज नहीं, कभी कभी। दिनेश बोला, हाँ बिल्कुल। और अब आप दोनों यूं ही खाती रहोगी कि बताओगी भी कि सब्जी कैसी बनी है, अच्छी बनी है ना? इतना बोलते हुए तीनों ठहाके मारकर हंस पड़े। वैसे साथियों, आपका इस बारे में क्या विचार है? पति पत्नी को किस तरीके से रहना चाहिए? आपकी अलग राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखें। और हाँ, साथ ही साथ यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।